आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ सीपीयू शेड्यूलिंग। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कितने टाइप्स का होता है ये, और उन टाइप्स को हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे वो वर्क करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो क्या होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग इज़ अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन दैट डिसाइड्स which processes or programs get to run on the CPU and in what order। CPU शेड्यूलिंग ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस और प्रोग्राम हमारे सिस्टम में रन करेगा और किस ऑर्डर में रन करेगा, मतलब कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले? इट हेल्प्स टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क ऑन अ कंप्यूटर। अगर आप अपने सिस्टम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो सीपीयू शेड्यूलिंग हेल्प करता है एग्जीक्यूशन में, टास्क के एग्जीक्यूशन में, उसको मैनेज करता है ये। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स का सीपीयू शेड्यूलिंग होता है। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, और उन सभी टाइप्स को दो नेचर में डिवाइड किया गया। पहला हो गया प्रिमिटिव, सेकंड हो गया नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव नेचर में आ जाता है हमारा एसजेएफ, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी क्यू, मल्टी लेवल क्यू, शेड्यूलिंग। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है हमारा एफसीएफएस, एसजेएफ। एफसीएफएस का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ का मतलब होता है सॉर्टेड जॉब फर्स्ट। और एसजेएफ का हमारा प्रिमिटिव नेचर भी होता है और नॉन प्रिमिटिव नेचर भी होता है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स सीपीयू शेड्यूलिंग के। अभी चलो हम आपको बताते हैं कि एफसीएफएस के साथ काम कैसे करते हैं, फिर हम एसजेएफ को भी देखेंगे, राउंड रॉबिन में भी हम काम करना सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एफसीएफएस का। इसका नेचर होता है, मोड होता है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है? प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे आर अराइव इन द रेडी क्यू। जिस ऑर्डर में हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में आता है, उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होता है। इसी को बोलते हैं एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। तो आपको एग्ज़ाम में ना ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। आपको प्रोसेस आईडी दिया रहेगा, यहाँ पे अराइवल टाइम रहेगा और बस टाइम रहेगा। आपको गैंट चार्ट बना के उसके हेल्प से ये सारी चीज़ें फाइंड करनी रहेगी, और ये फार्मूला होता है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, गैंट चार्ट में काम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अराइवल टाइम को देखते हैं। ठीक है, एफसीएफएस में हम अराइवल टाइम पे फोकस करेंगे। सबसे कम अराइवल टाइम किसका है? ये देखो 0, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, तो P3 हमारा सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे 0 पे कौन आया? 0 पे आया P3। ठीक है, कितने यूनिट तक चला? 2 यूनिट चल गया, 2 यूनिट। उसके बाद आप देखो कौन सा प्रोसेस आया। 2 तक चलने के बाद यहाँ पे देखो कोई भी प्रोसेस नहीं आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा खाली रहेगा। जैसे ही हम 3 तक वेट किए, देखो यहाँ पे कौन सा आया? P1 आ चुका है। तो अभी P1 आया, तो हम P1 को क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 4 यूनिट तक इसको हम चलाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P1, 4 यूनिट ये चलाओ, 3 से 4 ऐड करेंगे, 7 हो गया। ठीक है, 7 तक चलने के बाद देखो ये सारे प्रोसेस आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अराइवल टाइम सबसे कम किसका है? अभी सबसे कम देखो P2 का 5 है, P4 का 5 है और इसका 4 है, तो ये वाला आएगा, P5 आएगा। ठीक है, तो इसका बस टाइम 3 है, यानी 3 यूनिट तक ये चलेगा। तो यहाँ पे अभी होगा P5, ये 3 यूनिट चला, हो गया 10। ठीक है, उसके बाद देखो P2 का और P4 का अराइवल टाइम सेम है, लेकिन हम सेलेक्ट किसको करेंगे? हम करेंगे P2 को सेलेक्ट, क्योंकि प्रोसेस आईडी हम नोटिस करेंगे अगर सेम अराइवल टाइम रहेगा। तो प्रोसेस आईडी इसका कम है, P2 ये वाला लेंगे। ठीक है, तो इसको 3 यूनिट तक हम चलाएंगे। P2 को 3 यूनिट तक चलाने से 10 से 3 ऐड कर देंगे, 13। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा ये P4 आएगा, तो इसको 1 यूनिट तक हम चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P4, ये हो गया 14। हमारा गैंट चार्ट रेडी हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। कंप्लीशन टाइम मतलब कब कंप्लीट हुआ एग्जीक्यूशन। देखो P3 का एग्जीक्यूशन कब कंप्लीट हुआ? 2 पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2। उसके बाद P1 का एग्जीक्यूशन देखो 7 पे कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम 7। P5 का एग्जीक्यूशन देखो 10 पे कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम हो गया 10। P2 का कंप्लीशन कहाँ पे हुआ कंप्लीट? ये 13 पे कंप्लीट हुआ, तो ये हो गया 13। P4 हमारा 14 पे जाके अपना काम कंप्लीट करा है,
तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम 14। अब हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम को अगर हम अराइवल टाइम से माइनस करेंगे, 7 में 3 जाएगा 4, 13 में 5 जाएगा 8, 2 में 0 जाएगा तो ये रहेगा 2 ही, 14 में 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, हमारा 10 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 6। फिर हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होता है वेटिंग टाइम। तो चलो माइनस करते हैं, 4 में 4 गया 0, 8 में 3 गया क्या हो गया 5, 2 में 2 चला गया 0, 9 में 1 गया 8, 6 में 3 गया हमारा 3। तो इस तरीके से हमने देखो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको यही पूछा जाएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जब भी आपको इस तरीके से केस मिलेगा तो अगर सेम रहेगा अराइवल टाइम तो आप प्रोसेस आईडी पे फोकस करिएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप अराइवल टाइम को नोट करके गैंट चार्ट निकालिएगा। गैंट चार्ट बनाने के बाद आप कंप्लीशन टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, सभी का राइट साइड में देखना कहाँ पे एंड हो रहा, वही कंप्लीशन टाइम रहेगा। फिर टर्न अराउंड टाइम के लिए कंप्लीशन से अराइवल को माइनस करते जाना, ये निकल जाएगा। वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड से बस टाइम को माइनस करते जाना, वो भी निकल जाएगा। अभी आपको एग्ज़ाम में पूछ देगा कि टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालो, तो एवरेज आप कैसे निकालोगे, आप सभी को ऐड करो। ये हो गया 12, 14, 23 और ये क्या हो गया 29। तो 29 डिवाइड बाई कितना प्रोसेस है 5, तो जो भी रिजल्ट आएगा एवरेज हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम का। अगर एवरेज पूछेगा वेटिंग टाइम का, इसको भी ऐड करो, 5, 8 हो गया 13, 3 हो गया 16, तो 16 को 5 से डिवाइड करो, जो भी रिजल्ट आएगा एवरेज हो जाएगा वेटिंग टाइम का। अगर कंप्लीशन टाइम का भी एवरेज पूछेगा, सबको ऐड करो, 20, 22, 36, 46, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया एवरेज निकल गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका नेचर था नॉन प्रिमिटिव। कैसे इसको निकालते हैं, कैसे ये वर्क करता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी चलो हम अपने सेकंड वाले की तरफ मूव करते हैं। सेकंड हो गया हमारा SJF, इसका मतलब होता है सॉर्टेड जॉब फर्स्ट। इसका भी नेचर होता है नॉन प्रिमिटिव। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम रहेगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो प्रोसेस आईडी आपको दिया रहेगा, अराइवल टाइम रहेगा, बर्स्ट टाइम रहेगा, बाकी आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, इस गैंट चार्ट की मदद से कैलकुलेट करेंगे। तो चलो इसमें देखो क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम का रहेगा। ठीक है, ये आप याद रख लेना। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम अराइवल टाइम से ही। सबसे पहले 0 पे देखो कौन स्टार्ट हो रहा है, P4। तो यहाँ पे हम 0 पे क्या करेंगे, P4 को लाएंगे। ये कितना यूनिट तक चलेगा, 6 यूनिट तक कंप्लीट चलेगा। कंप्लीट चलने के बाद देखो सभी आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बर्स्ट टाइम नोटिस करेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P1 का है। तो हम क्या करेंगे, P1 को अभी लाएंगे एग्जीक्यूशन में। तो यहाँ पे आएगा हमारा P1, 1 यूनिट ये चला, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी बर्स्ट टाइम देखो किसका कम है, अभी बर्स्ट टाइम हमारा ये रहा 2 सबसे कम। तो हम क्या करेंगे, P3 को लाएंगे एग्जीक्यूशन में, 2 यूनिट तक इसको चलाएंगे। तो P3 आएगा, 2 यूनिट चला। उसके बाद अभी बर्स्ट टाइम देखो P2 का 4 है, P5 का 3 है, तो P5 को हम लाएंगे एग्जीक्यूशन में, 3 यूनिट तक हम इसको चलाएंगे। तो ये हो जाएगा 12। फिर हमारा लास्ट में P2 चलेगा 4 यूनिट तक, तो ये हो गया P2 16। तो ये हो गया हमारा गैंट चार्ट रेडी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। तो देखो P4 कब कंप्लीट हो रहा है, 6 पे, तो कंप्लीशन टाइम 6। P1 कब कंप्लीट हुआ, 7 पे, 7। P3 कब कंप्लीट हो रहा है, 9 पे। P5 ने अपना काम कब कंप्लीट करा, 12 पे, तो ये हो गया 12। P2 ने 16 पे कंप्लीट करा है अपने काम को। अब हमें क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला देखो CT माइनस 80, यानी CT को 80 से माइनस करेंगे तो टर्न अराउंड निकलेगा। 7 में 3 गया 4, 16 में 1 गया 15, 9 में 4 गया 5, 6 में 0 गया 6, 12 में 2 गया
10, ठीक है। अब हमें निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला देखो, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी टर्न अराउंड को बर्स्ट टाइम से माइनस करेंगे। 4 में 1 गया 3, 15 में 4 गया 11, 5 में 2 गया 3, 6 में 6 को माइनस कर देंगे 0, 10 में अगर हम 3 को माइनस करेंगे 7। तो ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है सारा। अभी आपको एग्जाम में बोलेगा एवरेज निकालो, कंप्लीशन टाइम का ऐड करो। 23, 32, 38, 50। 50 को 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 प्रोसेस है यहाँ पे, एवरेज निकल गया। टर्न अराउंड टाइम का एवरेज हो जाएगा हमारा 19, 24, 30, 40। 40 को 5 से डिवाइड कर दो। उसके बाद वेटिंग टाइम का एवरेज 14, 17, 17 में 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24 में 5 को डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज निकल गया। तो ये था हमारा SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका नेचर था नॉन प्रीम्प्टिव। अब हम मूव करेंगे प्रीम्प्टिव नेचर वाले CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम की तरफ। प्रीम्प्टिव नेचर में क्या रहेगा कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेगा और अगर मान लीजिए दूसरा प्रोसेस रेडी क्यू में आएगा तो हम पहले वाले को स्टॉप करके सेकंड वाले को चांस देंगे उसके प्रायोरिटी को देख के। ये होता है प्रीमिटिव में। और अभी तक हमने जो डिस्कस करा नॉन प्रीमिटिव नेचर, नॉन प्रीमिटिव में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आता है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। जैसे सबसे पहले P4 आया तो P4 सबसे पहले आया तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ 6 तक। उसके बाद हमारा P1 आया तो P1 कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ। तो नॉन प्रीमिटिव में जो भी प्रोसेस आएगा वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस आएगा। लेकिन अब जो प्रीमिटिव डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा अलग रहेगा। अभी हम देखेंगे SJF का प्रीमिटिव वर्जन यानी SRTF। इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जो भी रिमेनिंग टाइम वाला शॉर्टेस्ट जॉब है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे भी देखो प्रोसेस ID दिया हुआ है, 5 प्रोसेस है, अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है। क्राइटेरिया इसमें भी हमारा बर्स्ट टाइम ही रहेगा, ठीक है, इसी पे फोकस करेंगे हम। तो गैंट चार्ट की मदद से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे ऐसे। तो स्टार्टिंग देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, P4 सबसे पहले आ रहा है लेकिन 1 पे आ रहा है, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से ही और क्या करेंगे, वेट करेंगे 1 तक। कुछ नहीं आया, CPU आइडल बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही 1 हुआ हमारा P4 अराइव हो गया, तो P4 को हम क्या करेंगे, 1 यूनिट के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, 1 यूनिट ही एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको। अभी ये 5 बचा हुआ है। अभी 1 यूनिट एग्जीक्यूट होने के बाद हम 2 पे पहुँचे तो देखो यहाँ पे 2 पे कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं। 2 पे देखो ये P2 आया है। अभी हमारे पास P2 और P4 दो है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन अब हम देखेंगे बर्स्ट टाइम किसका कम है, इसका है 4, इसका है 5, तो कम इसका है। तो हम क्या करेंगे, P2 को चांस देंगे एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P2, 1 यूनिट ही हम चलाएंगे इसको, ठीक है। 1 यूनिट चलाने के बाद ये 3 बचा। तो अभी 3 पे आने के बाद देखो यहाँ पे P5 भी अराइव हो चुका है, ये भी आ चुका है। तो अभी हमारे पास P2 है, P4 है और P5 है। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम अभी देखो P2 का ही है 3, इसका भी 3 है लेकिन प्रोसेस ID कम इसका है, ठीक है। तो प्रोसेस ID नोटिस करेंगे जब सेम रहेगा। तो P2 को फिर से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। 4 तक एग्जीक्यूट होने के बाद देखो ये P1 भी आ चुका है क्यू में, ठीक है, और ये अभी बचा है 2, ठीक है। तो अभी देखो P1 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू P2, P4 एंड P5। सो अभी P1 एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे P1 को 1 यूनिट ही एग्जीक्यूट करेंगे हम। P1 1 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ 5 और ये हो गया 0, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। जैसे ही 5 तक आए देखो ये P3 भी अराइव हो चुका है, ये भी आ चुका है। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम अभी देखो P2 का 2 है, 3 का भी 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है। तो हम P2 को चांस देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका कम है। तो अभी P2 को चांस देंगे, पूरा 2 यूनिट एग्जीक्यूट करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे कम किसी का है नहीं, इसीलिए इसको अभी हम पूरा कर देंगे। फिर अभी ये बर्स्ट टाइम इसका 2 है, तो हम P3 को चांस देंगे, इसको भी 2 यूनिट कंप्लीट करके 0 कर देंगे। हम उसको तब सब एग्जीक्यूट करवा देंगे जब उससे नीचे कोई नहीं बचेगा। 2 से नीचे कोई नहीं है, इसीलिए एक ही बार में 2 यूनिट एग्जीक्यूट कर दे रहे, ठीक है। और अगर इससे कम रहता तो हम वेट कर करके देखते जैसा पहले देख रहे थे।
अभी हमारा क्या बचा हुआ, P4 और P5 बचा है, तो बस टाइम ये रहा कम, P5 आएगा पहले, तो P5 को हम क्या करेंगे 3 यूनिट पूरा चला देंगे, ठीक है। अगर आप एक एक यूनिट करके भी चलाएंगे तो P5 को ही 3 टाइम्स चलाना पड़ेगा, बात वही होगा, इसीलिए एक ही बार चला के 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में P4 को लाएंगे, 5 यूनिट तक चलाएंगे, P4 को लाएंगे 5 यूनिट तक चला देंगे। तो ये हमारा गैंट चार्ट रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड से इसमें देखेंगे, ठीक है, ऐसे देखेंगे राइट से। P4 कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 17 पे, 17। P5 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 12 पे, ऐसे में गलती नहीं होगा। P3 हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 9 पे, 9 पे। उसके बाद P2 हमारा 7 पे कंप्लीट हो रहा है और P1 हमारा 5 पे कंप्लीट हो रहा, निकल गया हमारा कंप्लीशन टाइम। अब हम क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। फॉर्मूला देखो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम को अराइवल टाइम से माइनस करेंगे, 1, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 16, ये हो गया 9। उसके बाद वेटिंग टाइम निकालेंगे, तो टर्न अराउंड टाइम को बस टाइम से माइनस करेंगे इसको, तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है, सॉरी 1 को 1 से माइनस करेंगे पहले वाले से, ठीक है, 0, ठीक है, ये सही है। उसके बाद हम 5 को क्या करेंगे, 4 से माइनस करेंगे जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, तो ये 1 बचेगा। फिर 4 को हम 2 से माइनस करेंगे, 2 बचेगा। 16 को हम 6 से माइनस करेंगे, 10 बचेगा। 9 को हम 3 से माइनस करेंगे, 6 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर एवरेज निकालने बोलेगा तो हम सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 21, 34, ठीक है, 36, ठीक है, 37, 38। उसके बाद ये हो गया हमारा 50, 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। उसके बाद टर्न अराउंड का 6, 10, 26 और ये हो गया 35, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका भी एवरेज 3 हो गया, 13 हो गया, 19, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल गया। तो ये था हमारा प्रिमिटिव नेचर सॉर्टेड जॉब फर्स्ट का, जिसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि कौन सा जॉब रेडी क्यू में आ चुका है। जो भी जॉब रेडी क्यू में आ जाएगा हम उसका बस टाइम देखेंगे, और अगर बस टाइम पहले से एग्जीक्यूट होने वाले से कम दिखेगा तो हम पहले वाले को स्टॉप करके सेकंड वाले को चांस देंगे एग्जीक्यूशन का। तो इस तरीके से प्रिमिटिव नेचर का हमारा SRTF वर्क करता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे राउंड रोबिन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। ईच प्रोसेस गेट्स अ फिक्स्ड स्लाइस टू एग्जीक्यूट। इसमें क्या होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं उन्हें एक फिक्स टाइम स्लाइस मिलता है एग्जीक्यूट होने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें क्वांटम टाइम इक्वल टू 2 यूनिट्स लिखा हुआ है, तो यानी एक प्रोसेस को हम 2 यूनिट्स ही एक बार में एग्जीक्यूट करवाएंगे, और इसका नेचर प्रिमिटिव है, मतलब 2 यूनिट्स एग्जीक्यूट होने के बाद अगर कोई दूसरा प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई रहेगा तो हम उसे चांस देंगे, ठीक है, बट मैक्सिमम 2 यूनिट ही एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो सेम प्रोसेस 5 प्रोसेस है हमारे पास, अराइवल टाइम है, बस टाइम है, हमें कैलकुलेट करना है CT, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम एक रेडी क्यू बनाते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, कि ये निकल कैसे रहा। और लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा रहेगा गैंट चार्ट, ठीक है। दोनों को रेडी कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। तो स्टार्टिंग में देखो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, P1 आया 0 पे, ठीक है। P1 को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, 0 पे क्या आया, P1 आ गया है 0 पे। और गैंट चार्ट में भी हम क्या करेंगे, 0 पे P1 को एंट्री दे देंगे। तो P1 को हम 2 यूनिट तक ही एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि क्वांटम टाइम 2 यूनिट्स है, ठीक है। तो 2 यूनिट चलने के बाद ये एक बचा है, तो यहाँ पे 2 यूनिट इसको हम चलाएंगे। जैसे ही 2 यूनिट हम P1 को चलाए, आप यहाँ पे देखो कौन कौन सा प्रोसेस अराइव हो गए। P2 और P3 अराइव हो चुके हैं, तो यहाँ पे रेडी क्यू में P2 P3 लिख दो। उसके बाद ये देखो कि क्या P1 बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है तो यहाँ पे P1 को लिख के छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि रेडी क्यू में P2 है। P2 को यहाँ से लेंगे और P2 को कितना करेंगे, 2 यूनिट्स करेंगे, ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा, 4 तक जाएगा। जैसे ही 4 पे हम आए, देखो यहाँ पे P4 अराइव हो चुका है,
ठीक है। तो P4 को रेडी क्यू में हम रख देंगे, ठीक है। और अभी हम एग्जीक्यूशन आगे स्टार्ट करेंगे, P3 को लेंगे, P3 को यहाँ पे लेंगे हम 2 यूनिट्स तक इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये 2 बचेगा, तो हो गया 6। जैसे ही 6 हुआ यहाँ पे अराइवल टाइम में देखो यहाँ पे P5 अराइव हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, रेडी क्यू में P5 को रख देंगे। P5 को रखने के बाद देखेंगे क्या हमारा P3 में कुछ बचा हुआ है, अगर बचा हुआ तो P3 को हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, P1 को यहाँ से रेडी क्यू से लेंगे, कितना यूनिट तक चलाएंगे, ये 1 यूनिट ही बचा हुआ, तो 1 यूनिट चला के इसको 0 करो, 7 होगा। उसके बाद P4 को यहाँ से हम लेंगे, P4 का कितना बचा हुआ, P4 5 यूनिट बचा है, तो यहाँ पे 2 चलाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो 9 हुआ और 3 बचा हुआ है, तो P4 को भी लास्ट में लगा के रख दो रेडी क्यू में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ रेडी क्यू में देखेंगे P5 है, P5 को लेंगे यहाँ से, P5 का 1 यूनिट ही है बस टाइम, तो 1 यूनिट चलाएंगे, 0 हो जाएगा, ये 10 हो गया। उसका P3 को अगेन यहाँ से रिसीव करेंगे, P3 को चलाएंगे 2 यूनिट, तो हो जाएगा ये 0, तो ये हो गया 2 यूनिट चल के 12। फिर P4 को यहाँ से हम लेंगे, P4 को लेने के बाद कितना यूनिट बचा है, 3 यूनिट, तो पहले मान लो 2 यूनिट चलाएंगे, फिर 1 यूनिट चलाएंगे, तो हम एक ही बार में चला देते हैं इसको 15, ठीक है। लेकिन नहीं, हम इसको क्या करेंगे, 2 यूनिट ही चलाएंगे, एज़ पर रूल हम जाएंगे, ठीक है। 2 यूनिट चलाएंगे, 1 बचाएंगे, उसके बाद हम अगेन P4 को लेके 1 यूनिट अगेन यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा आपको पता चलेगा अभी। अब चलो हम कंप्लीसन टाइम कैलकुलेट करते हैं, इधर से देखेंगे, ठीक है, राइट साइड से तो सबसे पहले P4 का कंप्लीसन टाइम देखो क्या है, 15 है, P4 में 15 लिखो। फिर P3 का हो गया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। उसके बाद P5 को लिखेंगे 10, यहाँ पे 10 आएगा। फिर P4 हमारा देखो, P4 लिख चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हुआ, P2 यहाँ पे है 4, ओके। उसके बाद लास्ट में हमारा P1 है, तो P1 का कंप्लीसन टाइम ये 7 है, ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है 7। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला देखो, कंप्लीसन टाइम को अराइवल टाइम से माइनस करेंगे, 7 में 0 गया 7, ठीक है, ये 7 होगा, सॉरी। उसके बाद 4 में 1 गया 3, ये जाएगा 10 बचेगा। उसके बाद ये गया 11 बचा, ये गया 5 बचा। कंप्लीसन टाइम आ गया हमारा। वेटिंग टाइम के लिए टर्न अराउंड को बस टाइम से माइनस करेंगे, 7 में 3 जाएगा, हो जाएगा 4, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा, 11 में 5 जाएगा, तो ये बचेगा 6, 5 में 1 गया, ये बचा 4, ठीक है। जो ओरिजिनल बस टाइम था उसके साथ हम काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि CPU फर्स्ट टाइम कब मिला और अराइवल टाइम। तो चलो देखते हैं, P1 को CPU फर्स्ट टाइम कब मिला, 0 पे मिला। अराइव कब हुआ था, 0 पे, तो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, रिस्पॉन्स टाइम 0। उसके बाद P2 में आएंगे, P2 को CPU फर्स्ट टाइम मिला है 2 पे, आया कब था, ये आया था ये 1 पे, तो ये हो गया 1, 2 माइनस 1 1। P3 को CPU फर्स्ट टाइम मिला है 4 पे, और ये आया कब था, 2 पे, तो इसका हो गया रिस्पॉन्स टाइम 2, ठीक है। उसके बाद P4 को CPU फर्स्ट टाइम मिला है 7 पे, और ये आया कब है, 4 पे, तो माइनस करेंगे तो 3 होगा। फिर P5 को CPU फर्स्ट टाइम मिला है 9 पे, और ये आया कब था, 5 पे, तो इसका हो जाएगा 4। तो ये रिस्पॉन्स टाइम हो गया, ठीक है। अभी आपको एवरेज अगर निकालने बोलेगा तो एवरेज कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका एवरेज ऐड करो, 11 23, 23 में 38, 48 को 5 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस। उसके बाद इसका 10 20 31, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा 5 11 17 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा 3 6 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिदम काम करता है। इसका नेचर था प्रिमिटिव। अभी इसमें एक चीज़ और पूछता है, इसमें बोल देगा ना कंटेक्स्ट स्विच कितने बार हुआ, कंटेक्स्ट स्विचिंग बताओ, वैल्यू पूछेगा एग्ज़ाम में, वैल्यू पूछेगा। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसको रोकने के बाद दूसरे को हम कितने बार लेके आए हैं, एक को स्टॉप करके दूसरे को कितने बार इन्वॉल्व किए हैं।
तो ये वाला फर्स्ट वाला जो है ना, फर्स्ट प्रोसेस का, इसको आप लो और लास्ट प्रोसेस से ये वाला लो। अब बीच में काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग का वैल्यू होगा 8, यानी 8 टाइम्स हम लोग एक प्रोसेस से दूसरे में स्विच किए हैं। देख लो, काउंट कर लो, पता चल जाएगा 8 टाइम्स हम लोग स्विचिंग किए हैं। तो ये हो गया हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों ने कमेंट करा था कि आपको CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और एक वीडियो में ही मैंने सारे एल्गोरिदम कवर किए हैं ताकि आपको यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।